स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। देन स्टार्ट। सबसे पहले एनपीओ क्या होता है हमें ये समझना ज़रूरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता उन्हें एनपीओ कहा जाता है। अब ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते, तो ये क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं? ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह। जैसा कि हमने देखा होगा कि हर बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन एनपीओ प्रॉफिट कमाने के लिए एस्टेब्लिश नहीं किए जाते, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो देन इनकी इनकम कहाँ से होती है? तो इनकी इनकम जो बड़े बड़े लोग डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस वगैरह होती है उससे होती है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो देन हम इसके आगे कुछ फीचर्स स्टडी करते हैं। सबसे पहला फीचर्स है मेन एम इज़ सर्विसेज, कि इनका मेन एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराना। तो ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। आगे कह रहा है फॉर्म, कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में होते हैं। सेपरेट एंटाइटी की, मतलब इनकी एंटाइटी सेपरेट होती है। कि जैसे इस हर कंपनी में मेंबर काम करते हैं, तो इसमें भी एम्प्लॉई मेंबर काम करते हैं, लेकिन इसकी सेपरेट एंटाइटी होती है। मतलब कोई भी लोग आए जाएं, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक मेंबर की डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया तो ये बंद हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है मैनेज बाय इलेक्टिव मेंबर, कि इसको इलेक्टिव मेंबर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस मेंबर का सिलेक्शन सभी मेंबर मिलकर वोट के बेस पर करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वोट के बेस पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। वैसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम, अब हमने जैसा कि आगे स्टडी करा था कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो नहीं होते, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं। अब इनकी इनकम कहाँ से आएगी? तो इनकी इनकम के मेन सोर्स होते हैं जो इनके मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, रिटर्न अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्टमेंट करने से इन्हें जो रिटर्न मिलता है। अब आगे जैसा कि हमने 11th में स्टडी किया होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो इस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकलता है। सो ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिशिएंट निकलता है। अब जैसा कि हमने देखा होगा कि पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये तो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये लोग सरप्लस और डेफिशिएंट जो भी हो इसको मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि ये इनकी इनकम का सोर्स होता है। आगे कह रहा है अकाउंट, कि ये भी एक प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं। जैसा कि हमें गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये भी अकाउंट बनाते हैं। आगे कह रहा है फॉर्म ऑफ अकाउंट, कि जैसा कि हर फॉर्म में प्रत्येक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी 31 मार्च 1 अप्रैल टू 31 मार्च को अकाउंट बनाए जाते हैं, वैसे ये भी एंडिंग पीरियड में अकाउंट बनाते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी इस पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ये रूल अप्लाई होता है। और जैसा कि हम इसको समझने से पहले समझेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट आती है। इसका मतलब ये एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट पे रूल अप्लाई होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसमें करंट ईयर के, पास्ट पीरियड के, आगे आने वाले पीरियड के सभी तरह के एक्सपेंसेस इनकम आ जाती है, तीनों पीरियड की, करंट पीरियड, पास्ट पीरियड, आगे आने वाला पीरियड। और साथ ही इसमें क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही नेचर के टर्म्स आ जाती हैं, दोनों ही नेचर की टर्म आ जाती है, चाहे इसमें रिवेन्यू हो, कैपिटल हो, सब तरह की टर्म आ जाती है। बस इसकी एक मेन फीचर ये होता है कि इनमें नॉन कैश आइटम नहीं आती है। फॉर एग्जांपल डेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। आगे हम इसके फीचर स्टडी करते हैं, जिससे हमें इस अकाउंट के बारे में और नॉलेज मिलेगी। सबसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सबसे फर्स्ट फीचर है नेचर ऑफ अकाउंट,
कि आर का मतलब इसकी हम थोड़ी सी हिंट ध्यान रख सकते हैं कि रिसिप्ट यानी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आर सी क्या होता है, रियल अकाउंट। तो ये अकाउंट का नेचर कैसा होता है कि ये एक रियल अकाउंट होता है, यानी इस पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे कह रहा है कि ये कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, कि इसमें सबसे पहले कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस आएगा। डेबिट साइड कह रहा है, जैसा कि हमने अभी स्टडी करा कि इसके डेबिट साइड में सारी की सारी कैश रिसिप्ट आएंगी, चाहे वो इस साल की हो, नेक्स्ट पीरियड की हो, या आगे आने वाले पीरियड की, कैपिटल हो या फिर वो रिवेन्यू हो, आगे कह रहे हैं इसके क्रेडिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे, चाहे वो रिवेन्यू हो, कैपिटल हो, इस साल के हो या पास्ट पीरियड के हो। आगे कह रहे हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस कैश व बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को दिखाता है। और लास्ट पॉइंट, नॉन कैश आइटम, यानी इसमें ऐसी आइटम नहीं लिखी जाती जो कैश से रिलेटेड नहीं होती। देन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को स्टडी करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये इसमें सबसे मेन अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रैक्टिकल है वो सारे इसी के बेस पर दे रखे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इस पर नॉमिनल अकाउंट का यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये रूल अप्लाई होता है। और इसमें ओनली करंट पीरियड के ही एक्सपेंसेस या इनकम आती है, ओनली करंट ईयर की। और दूसरी बात, इसमें कैश और नॉन कैश दोनों ही आइटम आती हैं। और थर्ड, इसमें ओनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, कैपिटल को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसमें कैश व बैंक का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिखाया जाता। आगे हम इसके भी कुछ फीचर्स देखेंगे जिससे हमें इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी। सबसे पहला है नेचर ऑफ अकाउंट, कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये रूल अप्लाई होता है। इसमें कौन कौन सी आइटम लिखी जाती है, जैसा कि अभी हमने समझा कि इसमें ओनली रिवेन्यू आइटम आती है, कैपिटल आइटम नहीं आती। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो ये कैपिटल आइटम है, तो ये इस अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। इसमें ओनली रिवेन्यू और करंट ईयर की आइटम आती है। कैश व बैंक का क्लोजिंग बैलेंस के नहीं आना है, इसमें कैश व बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आता। एडजस्टमेंट, इसमें सारी एडजस्टमेंट की जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल उसका रिवर्स होता है। इसमें नॉन कैश आइटम भी आती हैं, जैसे डेब्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगला है, इसमें ओनली करंट पीरियड के ही इनकम या एक्सपेंसेस आते हैं। पर्पज़, इससे क्या निकलता है, सरप्लस या डेफिसिट। अब हम इस अकाउंट में कुछ डिफरेंस को देखेंगे जिससे हमें आगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंस अपनी तरफ से करेंगे। सबसे पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी आइटम आती है, चाहे वो करंट पीरियड की हो, पास्ट पीरियड की हो या आगे आने वाले पीरियड की हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट पीरियड की आइटम आती हैं। सेकंड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम आती हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम आती है। एंड थर्ड पॉइंट, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश आइटम आती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश और नॉन कैश दोनों आइटम आती हैं। फोर्थ, एडजस्टमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं आती। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम आती हैं, तो इसमें एडजस्टमेंट की जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस। इसके दो पॉइंट भी बना सकते हैं। ओपनिंग कैश, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक आता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें क्लोजिंग कैश निकलता है, लेकिन उसमें इसका कोई काम नहीं होता। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, इससे कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। आगे कुछ पॉइंट और स्टडी कर सकते हैं। देन बैलेंस शीट के बारे में, जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट सिंपल होती है, एसेट एंड लायबिलिटी आती है। इसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म आगे स्टडी करेंगे। सब्सक्रिप्शन, जैसा कि हम देखेंगे कि अब इनको इनकम कहाँ से होती है, तो इनकी इनकम के मेन सोर्स क्या क्या होते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। देन कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।